यहाँ से बिल्कुल बुक में से जहाँ से प्रश्न को उठाया गया है, बिल्कुल उन चीज़ों को जो है कि हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से बिल्कुल पहला प्रश्न आपका क्या है, निम्न में से परजीवी पौधा कौन सा है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स परजीवी पौधा जो है कि आपका अमरबेल है, अभी आपने जो है कि ऊपर पढ़ा था। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमरबेल का जो है कि पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। वैसे सभी पौधों में पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें से अमरबेल नाम का जो पौधा है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर आरोहित होते हैं वे पादप परपोषी कहलाते हैं। और ये अमरबेल क्या कहलाता है, तो ये जो है कि परजीवी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस बुक में और इस चैप्टर में देखिए दिया भी गया है। आप पहले देखे होंगे, ये जो पेड़ पे पीले पीले जो चढ़े हुए हैं, ये जो है कि क्या है, ये अमरबेल का पौधा है। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, परपोषी पादप पर अमरबेल। तो जिस पर ये चढ़ा है वो परपोषी, और ये जो है कि ये अमरबेल क्या है, अमरबेल है फ्रेंड्स आपका जो है कि परजीवी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दूसरा प्रश्न, पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है। तो पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक ये जो है कि आपका क्लोरोफिल क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपके जो है कि इसमें दिया भी गया है। देखिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ से चीज़ें, यहाँ पे आपके बुक में क्या दिया गया है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिएगा, अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से और यहाँ से ये देखिएगा, इस प्रक्रम में क्या होता है, तो ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त का मतलब फ्रेंड्स ऑक्सीजन जो है कि बाहर निकलती है और वही ऑक्सीजन क्या करते हैं हम लोग लेते हैं। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड यानी कि स्टार्च में परिवर्तित होती है। ठीक है, स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। और देखिए पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। ठीक है, और ये स्टार्च क्या होता है, तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो ये जो है कि आपके इस बुक में चित्र के माध्यम से जो है कि समझाया भी गया है। और देखिए यहाँ से पौधों प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था जल, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ये सभी जो है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में पौधे उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बिल्कुल राइजोबियम निम्न में से किन पादपों के जड़ों में रहता है। ठीक है, तो ये चना, मटर और मूंग, ये जैसे फलीदार पौधों के जो है कि जड़ों में पाया जाता है। ये क्या, तो राइजोबियम। ठीक है, महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में जो है कि पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स आप जो है कि कोई भी एग्जाम देते हैं, ये एनसीईआरटी की साइंस बिल्कुल आपके जो है कि रामबाण की तरह काम करेगी। ठीक है, देखिए पौधों नाइट्रोजन को विलय के रूप में अवशोषित कर सकते हैं। देखिए कुछ जीवाणुओं को राइजोबियम कहलाते हैं, कुछ जीवाणु क्या कहलाते हैं, राइजोबियम कहलाते हैं। देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम में बन सकती हैं। और यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे, पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पौधों को फ्रेंड्स आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तीनों की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके बुक में क्या दिया गया है, मृदा में पोषणों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा, पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं।
अतः मृदा की इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं। देखिए यहाँ से ये जो है कि उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पोषण हम लोग किसे कहते हैं, तो अभी आपने जो है कि फ्रेंड्स ऊपर पढ़ा था कि पोषण हम लोग किसे बोलते हैं, तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि, ये जो है कि आपकी पोषण कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पादपों में पोषण, देखिए केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं, ठीक है। केवल पादप ही होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे। और देखिए यहाँ से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है, और सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है, ठीक है। और देखिए यहाँ से पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये स्वपोषण कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में फ्रेंड्स देखिए ऑक्सीजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है, तो ये तीनों पाए जाते हैं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो गया है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं, ठीक है। देखिए इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये देखिए, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होते हैं। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिए वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इस रूप में जो है कि नहीं कर पाते हैं, ठीक। देखिए पादपों को फ्रेंड्स नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, और पर्याप्त मात्रा में 78% आपके जो है कि 78% हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन उपलब्ध है, लेकिन पौधे जो है कि उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखिए किस रूप में जो है कि उपयोग करते हैं, तो मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में जो है कि निर्मुक्त करते हैं, ठीक है। तो वो अभी ऊपर आपने पढ़ा था राइजोबियम, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ से परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो पादप जो है कि नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ के रूप में जो है कि अवशोषित करता है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर का प्रश्न। देखिए जो पौधे अपना स्वयं भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं वो जो है कि स्वपोषण कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपकी बुक में क्या दिया गया है, पादपों में पोषण। देखिए फ्रेंड्स केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से प्रश्न आपका क्या था, सजीवों द्वारा अपना भोजन जो है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं, ठीक है। और देखिए पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाता है। और यहीं से आपका जो है कि प्रश्न बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो उसे फ्रेंड्स हम लोग जो है कि विषमपोषी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स देखिए जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विषमपोषी बोलते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है।
और यहाँ से फ्रेंड्स बिल्कुल आपके जो है कि बुक से यहाँ से देखिएगा 10 नंबर का प्रश्न। देखिए, मृदा में उपस्थित जल खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? ठीक है, तो मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? तो ये जो है कि फ्रेंड्स जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जड़ों के द्वारा जल एवं खनिज जो है कि पादप के जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स आपके बढ़ते हैं 11 नंबर का प्रश्न। पादपों के कौन से भाग में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, शायद कुछ लोग जड़ टिक कर दें, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, और पादपों की जो पत्तियां होती हैं ये खाद्य पदार्थों की फैक्ट्री भी कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपकी बुक में भी दिया गया है, देखिए आपको नीचे ऊपर हम आपको दिखाएं, देखिए पत्तियों पर उपस्थित उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है? ठीक है, तो उसे फ्रेंड्स हम लोग रंध्र बोलते हैं। ठीक है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो वहाँ से उन छिद्रों से क्या होता है, तो वायुमंडल में उपस्थित वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवेश करती है अंदर, ये रंध्र कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आपके बुक में देखिए प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रकरण। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। और देखिए यहाँ से मृदा में, देखिए फ्रेंड्स मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ 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 यानी कि मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, तने के माध्यम से पत्तियों की तक पहुंचाए जाते हैं। और देखिए पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म यानी कि पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था और ये बहुत बार एग्जाम में फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आप कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? तो अभी आप जो है कि ऊपर पढ़े थे कि पौधों में जो है कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियां करती हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मरुस्थलीय पौधे की बात आएगी तो ये मरुस्थलीय पौधों में फ्रेंड्स आपके हरे तने के द्वारा जो है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जड़ के द्वारा नहीं, पत्ती के द्वारा नहीं, हरे तने के द्वारा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ये ले सकते हैं। देखिए आपके बुक में क्या दिया गया है, बिल्कुल बाकायदा घेर के यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ से बाकायदा घेर के दिया गया है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों में जैसे हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ पे देखिए मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं, यानी कि पत्तियां खत्म हो जाती हैं। ठीक है, इन पादपों के हरे तने होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, अमरबेल जिस पादप पर आरोहित है वह पादप कहलाता है। यानी कि फ्रेंड्स देखिएगा ये जो अमरबेल का जो पौधा है, अभी आपने जो ऊपर देखा था, तो ये फ्रेंड्स अमरबेल का जो पौधा है ये जिस पादप पर यानी कि जिस पेड़ पर आरोहित यानी कि जिस पेड़ पर ये चढ़ा रहता है वह पादप कहलाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स वह पादप जो है कि कहलाता है आपका परपोषी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि अमरबेल कैसा पौधा है, तो अमरबेल फ्रेंड्स आपका जो है कि परजीवी है। ठीक है, तो ये आप फ्रेंड्स याद रख सकते हैं और नीचे ये फैक्ट आपका जो है कि क्लियर भी हो जाए। यहाँ से ये अमरबेल का पादप है, यानी कि लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई आपको दे रही है। ये अमरबेल का पादप है जिसे इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स अन्य सभी पौधों में जो है कि क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है,
लेकिन ये जो अमरबेल का पौधा है फ्रेंड्स, ये जो है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया। देखिए ये अपना भोजन उस पादप से जो है कि प्रारोहित पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कि ये देखिए जिस पर ये आरोहित होते हैं उसे हम लोग परपोषी बोलते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं, अतः इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो परजीवी बोलते हैं। तो अमरबेल का पौधा परजीवी है, और अमरबेल का पौधा जिस पर चढ़ा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस पौधे को परपोषी बोलते हैं, ठीक है। और ये भी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बन सकता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये जो अमरबेल का पौधा है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये अमरबेल का पौधा आपने देखा ही है। देखिए यहाँ से क्या है, परपोषी पादप पर अमरबेल, यानी कि अमरबेल जिस पर चढ़ा है बड़े से पेड़ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो परपोषी बोलते हैं, ठीक है, परपोषी बोलते हैं। और ये क्या है, और अमरबेल का पौधा कैसा है, तो परजीवी है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा जा चुका है, ठीक है। क्या पूछा जा चुका है कि लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लाइकेन में होता क्या है, तो लाइकेन में फ्रेंड्स देखिए कवक एवं शैवाल उपस्थित होते हैं, ठीक है। लाइकेन में जो है कि कवक एवं शैवाल उपस्थित होते हैं, ठीक है। और यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। तो लाइकेन में फ्रेंड्स आपका जो है कि शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कवक एवं शैवाल के जो है कि यहाँ पे नीचे आपको बुक में देखिए क्या दिया गया है। देखिए कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व तो एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे हम लोग सहजीवी संबंध बोलते हैं। जैसे कवक एवं शैवाल ये क्या है, ये सहजीवी संबंध को दर्शाते हैं। देखिए उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को जो है कि पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। यानी कि वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व क्या है। देखिए कवक एवं शैवाल के मिलने से क्या होता है, तो लाइकेन बनता है। देखिए लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं, इनमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा क्या होता है, कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में जो है कि क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि लाइकेन में 2 जीवों की भागीदारता होती है, एक होता है कवक और एक होता है शैवाल। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, लेकिन कवक में जो है कि क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होते। देखिए कवक शैवाल को रहने का आवास प्रदान करता है, आवास जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कौन, तो कवक जो है कि शैवाल को जो है कि रहने का आवास जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, और बदले में देखिए बदले में शैवाल क्या करता है, तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य कवक को देता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए क्लास 7th की NCERT साइंस में हम लोग चैप्टर 1 को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी, आपको इसी फॉर्मेट में जो है कि डेली क्लास चाहिए कि ऊपर वाला जो भाग था, जो ऊपर वाला ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा था ये वाला, ये आपको नहीं चाहिए, केवल आपको जो है कि MCQ चाहिए, और ये जो है कि आपके बुक वाला कटिंग चाहिए, ठीक है। केवल आपको जो है कि ये प्रश्न और ये बुक वाला कटिंग चाहिए ऐसे हाईलाइट किया हुआ, या ऊपर वाला भी आपको चाहिए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जय हिंद। 60 नोट हैं, जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम लोग फ्रेंड्स इनको जो है कि इसको ऑनलाइनर फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 60 नोट के तौर पे। और इससे बाहर फ्रेंड्स आपके एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न जो है कि नहीं पूछा जाएगा। जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एक नज़र में हम लोग जो है कि यहाँ पे देखते हैं। देखिए पोषण जो है कि ये देखिए
भोजन का प्रमुख कार्य स्वास्थ्य शरीर के विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना, जो शरीर के विकास एवं विभिन्न क्रियाओं के संचालन हेतु अति आवश्यक है। कौन? पोषण। ठीक है। अब देखिए यहाँ से भोजन में कई रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण से बना होता है। और देखिए भोजन किससे बना होता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण। ठीक है। अब देखिए यहाँ से पोषण, पोषण हम लोग किसे बोलेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो नीचे हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, बिल्कुल यहीं से एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है कि थ्योरी यहाँ पे जानना जरूरी है। और देखिए यहाँ से स्वपोषी, स्वपोषी हम लोग किसे कहेंगे? तो देखिए जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ऐसे पादपों को जो है कि स्वपोषी बोलते हैं, जैसे पेड़ पौधे। ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक अपवाद भी मिलेगा, जो पौधा है लेकिन जो है कि वो स्वपोषी नहीं है, तो नीचे आप लोग को मिलेगा। और यहाँ से देखिए विषमपोषी, विषमपोषी क्या होते हैं? तो देखिए विषमपोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अर्थात दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है। जैसे मानव और कोई और जानवर, ये जो है कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे आप ही मान लीजिए कि मानव हैं। ठीक है। तो आप जो है कि पेड़ पौधों पे निर्भर हैं, अगर मांसाहारी हैं तो मांस पे निर्भर हैं, जानवरों पे निर्भर हैं। ठीक है। अब देखिए विषमपोषी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो विषमपोषी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है मृतजीवी और एक होता है परजीवी। देखिए जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्रदान करते हैं, उसे हम लोग मृतजीवी पोषण कहलाती है। ठीक है। और देखिए जैसे क्या है, मशरूम हो गया, कवक हो गया, फंजाई हो गया। और देखिए यहाँ से परजीवी, परजीवी क्या होता है? तो जीव अपना भोजन अन्य जीवों यानी कि परपोषी के बनाए भोजन पर निर्भर रहते हैं, ये परजीवी पोषण कहलाते हैं। ठीक है। जैसे अमरबेल का जो है कि पौधा हो गया। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए अमरबेल, अमरबेल फ्रेंड्स देखिए, वैसे सभी पौधे क्या होते हैं? तो सभी पौधे जो है कि आपके सभी पौधे क्या होते हैं? तो सभी पौधे जो है कि आपके परपोषी होते हैं। ठीक है। लेकिन ये अमरबेल एक पौधा है जो कि फ्रेंड्स ये जो है कि क्या होता है? तो ये परपोषी होता है। ठीक है। अब देखिए कीट भक्षी, ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं, ऐसे कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। ठीक। जैसे घटपड़ी का जो पौधा होता है, वो जो है कि वो अपनी पत्तियों में कीटों को फंसा के जो है कि अपना जो है कि भोजन बनाता है। ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं, इस क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है। तो और फ्रेंड्स यही आपके इस चैप्टर में भी दिया गया है। और देखिए यहाँ से प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली अभिक्रिया का समीकरण, देखिए फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल हो गया। फिर उसके बाद इससे क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। यहाँ से ये जो है कि आपके क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। ठीक है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। ठीक है। तो सभी जीवों के लिए क्या है? सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। ठीक है। खाद्य फैक्ट्री, देखिए फ्रेंड्स केवल पादप ही ऐसे जीव होते हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स एक और प्रश्न यहाँ पे बनता है जो एमसीक्यूज में नीचे आपको मिलेगा, पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और देखिए रंध्र, रंध्र क्या होता है? तो पत्तियों की स्तनों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है, ऐसे छिद्रों को हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। ठीक है। देखिए क्लोरोफिल, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है। देखिए खाद्य संश्लेषण, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। ठीक है। और देखिए शैवाल क्या है? तो अपने गीली दीवारों पर जो है कि अपने गीली दीवारों पर, तालाब तथा ठहरे हुए जलाशय में हरे रंग की जो है कि देखे होंगे आप, इसे हम लोग काई बोलते हैं, यही आपका शैवाल होता है। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम लोग शैवाल बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इस चैप्टर में आपको एक यहाँ पे शब्द सुनने को मिलेगा, राइजोबियम। ठीक है। तो ये जो राइजोबियम क्या होता है? तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करता है। ठीक है। जैसे ये चना, मटर, मूंग, सेम, अन्य फलीदार
पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है कि इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, तो इस चैप्टर में आपने जो है कि क्या सीखा ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए इस चैप्टर में आपने क्या सीखा ये आपका जो है कि दिया गया है, इसको भी हम लोग जो है कि देख ही लेते हैं। यहाँ पर देखिए सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषित के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के क्या हैं, उत्पाद हैं। और देखिए यहाँ से प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का क्या होता है, संचयन होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, और ज़्यादा आपके फैक्ट नीचे एमसीक्यूज में बढ़िया तरीके से क्लियर होंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के रूप में प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का क्या होता है, संचयन किया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तर परजीविता के लिए किया जाता है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, और देखिए कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः वे क्या कहलाते हैं, तो विषमपोषी कहलाते हैं। अब फ्रेंड्स जो है कि आपका यहाँ से असली चीज स्टार्ट होगा। यहाँ से फ्रेंड्स आगे एमसीक्यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो ये आपका जो है कि प्रश्न है, और आपके जो है कि बुक में से बिल्कुल क्लास 7th के NCERT साइंस के चैप्टर नंबर 2 से जहाँ से प्रश्न बनाया गया है और उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स ये आपका जो है कि दूसरा प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका जो है कि यहाँ से बनाया गया है। ठीक है, जैसे देखिए तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न आपका जो है कि यहाँ से बनाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपका जो है कि क्या है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जल का जो है कि अवशोषण ये आपका जो है कि बृहदांत्र के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके जो है कि बुक में देखेंगे तो देखिए बृहदांत्र, देखिए बृहदांत्र होता क्या है, तो क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जो है कि क्या होता है, जल एवं जो है कि कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। ठीक है, तो जो है कि जल का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा, जल का अवशोषण जो है कि बृहदांत्र में होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी को आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, अगर आप जो है कि अगर आप साइंस तैयार करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स देखिएगा आप जो है कि क्लास 6 से लेकर जो है कि 10 तक के NCERT साइंस को अगर आप पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपकी जो है कि साइंस की जो है कि नींव मजबूत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि वसा का पूर्ण रूप पाचन किस अंग द्वारा होता है, तो ये फ्रेंड्स आपका क्षुद्रांत्र। ठीक है, क्षुद्रांत्र के जो द्वारा जो है कि वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से ये आपका क्षुद्रांत्र होता है। ठीक है, क्षुद्रांत का मतलब फ्रेंड्स इसको छोटी आंत भी बोलते हैं, कंफ्यूज आप मत होइएगा, ये है आपका छोटी आंत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यंत कुंडलित नली है। ठीक है, और देखिए यहाँ से पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, देखिए आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुँचता है जहाँ आंतररस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। ठीक है, तो इसमें जो है कि आपका जो है कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और जो है कि वहाँ पे वसा, देखिए वसा का और प्रोटीन का पूर्ण रूप से जो है कि पाचन किस में होता है, तो क्षुद्रांत में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तीसरा प्रश्न क्या है, भोजन ग्रहण करने की विधि क्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स भोजन ग्रहण करने की विधि
अंतर्ग्रहण कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके बुक में भी देखिए दिया गया है, देखिए मुख एवं गुहिका। देखिए भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न क्या है। देखिए 4 नंबर का प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटित, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटित होना क्या कहलाता है? तो यही फ्रेंड्स आपका जो है कि पाचन कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपके बुक में देखिए क्या दिया गया है, और यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल जो है कि यहाँ पे देखिए जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में जो है कि विघटित होना, ये जो है कि आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका जो है कि पाचन कहलाता है, ठीक है। तो यहीं से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए परिवर्तन होना, देखिए टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन, ठीक है। तो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में जो है कि बदलना, ये परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव पाचन तंत्र का जो है कि कौन सा भाग यकृत से जो है कि पित्त रस प्राप्त करता है? यानी कि मानव पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका क्षुद्रांत है, जिसको हम लोग छोटी आंत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है कि बुक में, और देखिए इसी में क्षुद्रांत में क्या होता है? वसा का पूर्ण रूप से पाचन भी होता है, ठीक है। वसा का जो है कि पूर्ण रूप से पाचन भी होता है, पूर्ण रूप से पाचन भी होता है। तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से इसको अगर अपने बुक में देखने का प्रयास करिएगा, देखिए क्षुद्रांत होता क्या है? तो देखिए यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती हैं। और देखिए यहाँ से होता क्या है? तो देखिए यह पित्तरस स्रावित करती हैं, जो एक थैली में संग्रहित होती है, इसे पित्ताशय बोलते हैं। देखिए पित्तरस वसा के पूर्ण पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और ये अग्नाशयी रस क्या करता है? तो अग्नाशयी रस देखिए कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे आगे। देखिए ये आपको जो है कि जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है? पाचन के उत्पाद में। तो देखिए फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट आपका जो है कि शर्करा में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शर्करा में परिवर्तित होगा। और ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन जो है कि कहाँ पर प्रोटीन किस में बदलता है? तो प्रोटीन फ्रेंड्स देखिए एमिनो अम्ल में, ठीक है। तो प्रोटीन आपका एमिनो अम्ल में बदल गया है। और ये जो होता है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर वसा जो है, ये आपका जो है कि वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में जो है कि ये परिवर्तित होता है, ठीक है। तो ये अब महत्वपूर्ण है। इसको जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या जो आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपके बुक में दिया गया है। अब देखिए यहाँ से लार यानी कि इसको लाला रस बोलते हैं, में कौन सा एंजाइम होता है जो मंड स्टार्च को शर्करा में बदलता है? तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि कौन सा होता है? तो ये एमिलेज होता है, ठीक है। ये एमिलेज आपको जो है कि पहले पता होगा, मनुष्य के लार में कौन सा? तो एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके बुक में भी यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से लाला रस चावल का जो है कि मंड को शर्करा में बदल देता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए आमाशय की आंतरिक भित्ति क्या स्रावित करती है? यानी कि जो आमाशय की आंतरिक भित्ति होती है, ये क्या स्रावित करती है? तो देखिए फ्रेंड्स आमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, और ये आपका जो है कि श्लेष्मल जो है कि स्रावित करती है, पाचक रस पेप्सिन स्रावित करती है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर A B C तीनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपके बुक में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से आमाशय में, देखिए आमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस स्रावित करता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और ये देखिए फ्रेंड्स श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है।
अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को जो है कि नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, ठीक है, जिसे पाचक रसों का क्रिया करने में सहायता मिलती है। ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा अपना जो है कि 8 नंबर का प्रश्न, अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से पकड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अमीबा होता है ये अपने भोजन को जो है कि पादाभ की या कुटपाद की सहायता से ये पकड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से दिया गया है अमीबा में संभरण एवं पाचन। देखिए फ्रेंड्स, अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकी, ये भी पूछा जाता है कि अमीबा कैसा जीव है। तो अमीबा जो है कि एक कोशिकी जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकलता रहता है, जिन्हें पादाभ बोलते हैं, ठीक है, यानी कि कृत्रिम पाव, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 9 नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ से क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर, यानी कि क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं क्या कहलाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान की उभरी हुई संरचनाएं ये दीर्घ रोम कहलाती हैं, जिसे रसांकुर हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अपने बुक में देखेंगे तो देखिए क्षुद्रांत में अवशोषण, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थिर रुधिकाओं वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ से होता क्या है, दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं, यानी कि दीर्घरोम का कार्य ही होता है, कार्य ये होता है कि भोजन के ये अवशोषण के तल क्षेत्र को बढ़ाते हैं, ठीक है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ पे देखिएगा दीर्घरोम रसांकुर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो अभी आपने ऊपर जो है कि पढ़ा था कि पचे हुए, यहाँ पे बचे लिखा गया, यहाँ पे पचे हुए होगा। तो पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु सतह क्षेत्र को बढ़ाना, ये रसांकुर या दीर्घरोम का कार्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे, देखिए जुगाली करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। देखिए जुगालू का मतलब फ्रेंड्स, ये जुगालू जंतु मतलब आप जो है कि यहाँ से जैसे शाकाहारी जैसे हो गया, बकरी हो गई, भैंस हो गई, गाय हो गई, ये जुगाली करने वाले पशु हैं, ठीक है। जुगाली का मतलब आप ध्यान दिए होंगे, जैसे पशु जो है कि ये जो है कि खा लेते हैं अपने जो है कि चारा को, तो बैठ के वो मुंह को जो है कि हिलाते रहते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग जुगाली बोलते हैं, ठीक है। तो जुगाली करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। तो जुगाली करने वाले जंतु जो है कि रूमिनेंट कहलाते हैं, और ये जो है कि या रुमंथी कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे अपना, देखिए घास खाने वाले जंतु, इसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसे हम लोग जो है कि जुगाली या रूमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, रुमंथी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, ठीक है। तो देखिए रुमंथी जंतुओं में जो है कि सेलुलोज का पाचन कहाँ पर होता है। तो ये फ्रेंड्स होता है अंधनाल में, ठीक है। अंधनाल में जो है कि अंधनाल सीकम में जीवाणुओं के द्वारा जो है कि रुमंथी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से रूमिनेंट में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल बोलते हैं, ठीक है। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के
आहार नाल में अनुपस्थित, यानी कि मनुष्य के आहार नाल में ये अंधनाल जो है कि उपस्थित नहीं होती है। इसीलिए यही कारण है कि मनुष्य जो है कि सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो उत्पन्न होता है पाचन क्रिया में, इसका कार्य क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कार्य यही है कि माध्यम को जो है कि अम्लीय बनाता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए आमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन के साथ वहां तक पहुंचाए जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिसे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और देखिएगा अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखिए ये कुटपाद के द्वारा भोजन को पकड़ता है, ये तो आपने देख लिया। लेकिन अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पर होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो खाद्य धानी में होता है। ठीक है, तो अमीबा में जो है कि भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके देखिए बुक में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में जो है कि फंस जाते हैं। ठीक है, तो इनका पाचन यहीं पर होता है। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पोषण की क्रिया का सही क्रम क्या है, यानी कि देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसमें आप जो है कि कंफ्यूज नहीं होंगे। स्क्रीनशॉट आप जो है कि अपने बुक में नीचे ले लीजिएगा। अभी पोषण की क्रिया का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स पोषण की क्रिया का सही क्रम है सबसे पहले जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं इसे अंतः ग्रहण बोलते हैं। फिर उसके बाद मुख से ही पाचन क्रिया शुरू होती है, अवशोषण होता है, फिर उसके बाद स्वांगीकरण होता है, फिर उसके बाद जो है कि गुदा द्वारा निष्कासन हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें सबसे पहले अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। ठीक है, तो पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, यह प्रक्रिया फ्रेंड्स अवशोषण कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से क्षुद्रांत में अवशोषण, देखिए पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न जो है कि और एक प्रश्न आपका यहाँ से बना था, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिसे दीर्घ रोम अथवा रसांकुर बोलते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है फ्रेंड्स ये आपका यकृत है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपके बुक में भी दिया गया है। देखिए यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने यानी कि दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, और यह ग्रंथि पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है और इस थैली को हम लोग क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा क्षुद्रांत्र की लंबाई लगभग कितनी होती है। ठीक है, तो क्षुद्रांत्र का मतलब फ्रेंड्स ये इसको छोटी आंत बोलते हैं। ठीक है, तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो छोटी आंत की लंबाई फ्रेंड्स 7.5 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से और बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए क्षुद्रांत्र, देखिए क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी पूछा जाता है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए बृहदांत्र की लंबाई लगभग कितनी होती है। देखिए फ्रेंड्स जो छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बृहदांत्र है। ठीक है, और बड़ी आंत
तो देखिए बड़ी आंत जो है कि 1.5 मीटर की ही होती है, ठीक है, और जो जो छोटी आंत होती है वो 7.5 मीटर। तो उल्टा होता है, इसीलिए ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बृहदांत्र की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो 1.5 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और ये देखिए बृहदांत्र, देखिए बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और यहाँ से देखिए प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो ये प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो प्रोटीन का जो है कि पाचन फ्रेंड्स हमारा जो है कि आमाशय से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। और प्रोटीन का जो है कि पूर्ण रूप से पाचन जो है कि कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में यानी कि क्षुद्रांत में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि पूर्ण हो जाता है, पूर्ण होता है प्रोटीन का पाचन, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होगा और क्षुद्रांत यानी कि जो है कि छोटी आंत में पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन फ्रेंड्स आपके मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। जो एमाइलेज एंजाइम जो होते हैं वो जो है कि आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर मुख गुहिका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख गुहिका से होता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अमीबा किस प्रकार का जीव है, अभी ऊपर आपने पढ़ा था अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अमीबा भोजन को किससे पकड़ता है, तो कूटपाद यानी कि पादाब के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से और ये अपने भोजन को इस अमीबा के भोजन को जो है कि पाचन क्रिया कहाँ पर होती है, तो खाद्य धानी में होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। रोमंथी जंतुओं द्वारा निगला हुआ घास कहाँ भंडारित होता है। रोमंथी जंतुओं आप जानते हैं फ्रेंड्स, ऊपर आप पढ़ चुके हैं, जैसे गाय भैंस बकरी जो जुगाली करते हैं। रोमंथी जंतुओं द्वारा निगला हुआ घास कहाँ भंडारित होता है, ठीक है। तो ये रुमेन में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रोमंथी जंतुओं में निगला हुआ जो घास होता है ये रुमेन में एकत्रित होता है या भंडारित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी रुमेन। और यहाँ से देखिएगा घास खाने वाले जंतु। देखिए फ्रेंड्स वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय में एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, यह भाग रुमेन कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, रुमेन कहलाता है। प्रथम आमाशय भी ये कहलाता है, ठीक है। और ये जो है कि जल्दी जल्दी से जो है कि घास को निगल लेते हैं, फिर उसके बाद ये रुमेन में जो है कि भंडारित कर लेते हैं और आराम से जो है कि मुंह को डुलाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं और भोजन इनका जो है कि पचता रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों तक स्थानांतरण होकर उनका उपयोग जटिल पदार्थ बनाने में क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि कहलाता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण आपने जो है कि ऊपर अभी नहीं देखा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों तक स्थानांतरण होकर उनका उपयोग जटिल पदार्थ बनाने में करना, ये क्या कहलाता है, तो ये स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके बुक में भी दिया गया, देखिए क्षुद्रांत में अवशोषण। और यहाँ से देखिएगा अवशोषण पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को हम लोग स्वांगीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है कि इसको आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स पाचन तंत्र के अंगों का सही क्रम क्या है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में जो है कि आपके पूछा जा चुका है। तो इसको जो है कि आप नीचे अभी बुक में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो पाचन तंत्र के अंगों का सही क्रम क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले मुख, फिर उसके बाद ग्रसिका, फिर उसके बाद आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र और गुदा, ठीक है। तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा आपके बुक में दिया गया है, देखिए यहाँ से आहार नाल स्रावी ग्रंथियाँ संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए मुख गुहिका, सबसे पहले मुख गुहिका, फिर उसके बाद ग्रसिका, फिर उसके बाद आमाशय, फिर उसके बाद क्षुद्रांत्र, फिर उसके बाद बृहदांत्र और फिर उसके बाद गुदा सम्मिलित है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये आपका जो है कि क्लास 7th के NCERT साइंस में चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 आपका क्या था, तो ये जो है कि आपका फ्रेंड्स था
पादपों में प्राणियों में पोषण, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत बार एग्जाम में इससे जो है कि प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।